हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं। ये टॉपिक आज तक आपने कभी भी सुना नहीं होगा, कहीं पर यूट्यूब पर आपने इस टॉपिक पर कभी भी कोई वीडियो शायद नहीं देखी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने रेस्पिरेशन पर एक बताया था कि रेस्पिरेशन जो है वो थोरैसिक होता है, कोस्टल होता है और एब्डोमिनल होता है। तो मतलब कि थोरैको एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, ये जो रेस्पिरेशन टाइप होते हैं। और जो एबनॉर्मल रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है, तो कौन से डिसीज़ में किस तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। पशुओं में यानी कि कैटल बफेलो में नॉर्मल रेस्पिरेशन किस तरह का होता है, हॉर्स में कैसा होता है, डॉग कैट में कैसा होता है, और जब एबनॉर्मल यानी कि डिसीज कंडीशन होती है तो कौन से पशु में किस तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो इस पर से डिटेल से एक वीडियो बनी हुई है जो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में। तो शुरू में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल से अगर नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आप बोलेंगे तो सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना, ये रेस्पिरेशन होता है और क्या। लेकिन हम साइंटिफिकली जानेंगे कि रेस्पिरेशन आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के रिदम की। रेस्पिरेशन की जो साइकिल होती है वो किस तरह से होती है। तो रेस्पिरेशन की जो साइकिल होती है वो बनती है 3 स्टेजेस से। तो सबसे पहले इंस्पायरेशन यानी कि सांस अंदर लेना, फिर पॉज यानी कि वहाँ पर स्टॉप लेना, और फिर एक्सपायरेशन। तो ये इतना फास्ट होता है कि हमें समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से ये साइकिल होती है, इंस्पायरेशन, पॉज और एक्सपायरेशन। सांस अंदर लेना, रुक जाना, सांस बाहर छोड़ना। अब नॉर्मली जो इंस्पायरेशन पीरियड होता है वो एक्सपायरेशन पीरियड से शॉर्ट होता है। मतलब कि जो हम सांस अंदर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेते हैं, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा और टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये है कि इंस्पायरेशन का जो पीरियड है वो एक्सपायरेशन पीरियड से जो है वो शॉर्टर होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, इंस्पायरेशन पीरियड जो है वो एक्सपायरेशन पीरियड से शॉर्टर होता है, यानी कि कम होता है। तो अगर इंस्पायरेटरी पीरियड जो होता है वो अगर बढ़ जाता है तो वहाँ पर कौन सा डिसीज हो सकता है, कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसा तब होता है जबकि जो हमारा ट्रकिया होता है, यानी कि पशु का जो ट्रकिया होता है उसकी स्टीनोसिस हो जाती है, यानी कि वो जिसे हम सिकुड़ जाना बोलते हैं। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम डिसीज की बात करें तो जैसे कि नेजल ग्रैन्युलोमा। तो नेजल ग्रैन्युलोमा के केस में जो इंस्पायरेशन पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी कि लंबा हो जाता है। तो पॉज जो है, जैसे कि मैंने बताया कि रेस्पिरेशन साइकिल 3 फेजेस में बनती है, इंस्पायरेशन, पॉज और एक्सपायरेशन। तो ये जो पॉज होता है बीच में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में, तो वो अब्सेंट होता है या फिर बहुत शॉर्ट होता है। तो ऐसा कब होता है? लंग डिसीज में। आपने देखा होगा कि जब लंग डिसीज में, यानी कि जैसे कि निमोनिया फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर पशु जो है वो बहुत
तेजी से सांस लेता है, जैसे ही अंदर लेता है बाहर छोड़ता है, अंदर लेता है बाहर छोड़ता है, वहां पर पॉज वो लेता ही नहीं, या तो फिर बहुत ही शॉर्ट होता है पॉज। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो इंस्पायरेटरी पीरियड होता है, यानी कि जो सांस अंदर लेने का पीरियड होता है, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। कब हो जाता है? स्टीनोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी कि जब ट्रकिया का स्टीनोसिस होता है, वो सिकुड़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो एक्सपायरेटरी पीरियड है वो अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो वो कौन से केसेस में होता है, कौन से डिसीज में होता है। जब एक्सपायरेटरी पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाए, यानी कि लंबा हो जाए, तो वहां पर समझ जाना कि पल्मोनरी एम्फाइसेमा है। तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की एम्पलीट्यूड, क्वालिटी और डेप्थ के बारे में। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक तो शैलो हो सकता है या फिर डीप हो सकता है। हाइपरअपनिया, ये जो वर्ड है ये आपने सुना है या नहीं सुना है पता नहीं, लेकिन हाइपरअपनिया का मतलब होता है कि जो रेस्पिरेशन की जो डेप्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसे हाइपरअपनिया कहते हैं। और ये हाइपरअपनिया हमें कौन सी कंडीशन में, कौन से डिसीजेस में देखने को मिलता है? तो जैसे कि अगर एनीमिया है, पशु में बहुत ज़्यादा हिमोरेज हुआ है यानी कि ब्लड लॉस हुआ है, या फिर पल्मोनरी कंजेशन है, या फिर एम्पाइसेमा है, इडेमा है, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर CHF जिसे कहते हैं, तो इन केसेस में हमें हाइपरअपनिया देखने को मिलता है, यानी कि रेस्पिरेशन की जो डेप्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन की जो डेप्थ होती है वो जिस तरह से इन डिसीज कंडीशन में इंक्रीज हो जाती है, तो ये रिड्यूस कब हो जाती है, यानी कि कम कब हो जाती है? तो जैसे कि निमोनिया है, प्लूरिसी है, पेरिकार्डाइटिस है, अगर एनिमल शॉक में गया है, इसके अलावा जो हीट स्ट्रोक है और एसिडोसिस, तो इन कंडीशन में जो डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि चाइन स्टोक्स रेस्पिरेशन क्या होता है। तो चाइन स्टोक रेस्पिरेशन जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन की डेप्थ होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है, तो इसे कहते हैं चाइन स्टोक रेस्पिरेशन। और इसका जो एंड होता है वो हो जाता है अपनिया में, यानी कि जिसे हम पॉज कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चाइन स्टोक रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेशन की डेप्थ होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है, और उसका जो एंड होता है वो पॉज में होता है, यानी कि अपनिया में होता है। तो ये कंडीशन हमें कौन से डिसीज में देखने को मिलती है, यानी कि चाइन स्टोक रेस्पिरेशन हमें कौन से डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है। तो जैसे कि एडवांस केस है या रीनल डिसऑर्डर का या फिर कार्डियक डिसऑर्डर का, तो उसमें ये चाइन स्टोक रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सीवियर टॉक्सिमिया के केस में, पल्मोनरी इंसफिशियंसी के केस में, और स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन्स इन ब्रेन। तो अब हम बात करते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन की। तो बायोट्स रेस्पिरेशन जो होता है वो उसका कैरेक्टर क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उसमें अल्टरनेटिंग पीरियड्स में पॉलिपनिया और अपनिया होता है। तो इसका मतलब क्या? अल्टरनेटिंग पीरियड में पॉलिपनिया और अपनिया होता है, इसका मतलब क्या कि पॉलिपनिया होता है तो अपनिया होता है, तो ये अल्टरनेटली होते रहता है, तो इसे कहते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन। तो ये कौन सी डिसीज कंडीशन में पाया जाता है? तो जैसे कि मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, हीट स्ट्रोक है और पॉइजनिंग के केसेस है, तो इन सब केसेस में हमें बायोट्स रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सिनकॉप्टिक रेस्पिरेशन की, कि सिनकॉप्टिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? अपनिया फॉलोड बाय
हाइपरअपनिया, यानी कि अपनिया का मतलब पॉज, तो फॉलोड बाय डीप ब्रीदिंग। तो पहले पॉज होता है, उसके बाद में डीप ब्रीदिंग होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन का टाइप होता है तो उसे कहते हैं सिनकोप्टिक रेस्पिरेशन। और फिर वो ग्रेजुअली शैलो टाइप का रेस्पिरेशन होते जाता है, मतलब शैलो रेस्पिरेशन हो जाता है। तो कब तक? जब तक कि अपनिया डेवलप नहीं होता, यानी कि वहाँ पर पॉज नहीं आता। और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इस टाइप का अगर रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है तो ये बहुत सीवियर कंडीशन है। और ये हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? जब रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है ब्रेन में, उसका इरिवर्सिबल डैमेज जब होता है, मतलब कि जो ठीक न होने वाला डैमेज जब होता है रेस्पिरेटरी सेंटर में, तब हमें इस टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ये हो गए रेस्पिरेशन की कंप्लीट जानकारी। और ये जो वीडियो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए। तो जो भी नए प्रैक्टिशनर्स है तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। अगर जिनको डायग्नोसिस अपनी अच्छी करनी है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती मेरी वीडियो देखो, लेकिन जिसको डायग्नोसिस सीखना है तो वो अगर ये वीडियो देखते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है वो दवाइयाँ भरना, इंजेक्शन लगाना, ये ट्रीटमेंट नहीं होता है। मेन बेसिस होता है डायग्नोसिस। तो मैं ट्रीटमेंट से ज़्यादा डायग्नोसिस पर जोर दे रहा हूँ और डायग्नोसिस के बेसिस पर ही ज़्यादातर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी फील्ड प्रैक्टिशनर है उनकी डायग्नोसिस अच्छी से अच्छी हो। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।